नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम शादी के बारे में, मैरिज के बारे में चर्चा करेंगे। गुड मैरिज एंड बैड मैरिज। पहले आपको ये समझना है कि शादी का चार्ट किस हिसाब से देखा जाता है। शादी का चार्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको डिविजनल चार्ट नवांश या D9 ही देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लग्न चार्ट आपकी पर्सनैलिटी है, आपके कर्म है। D9 आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो आपके भाग्य में है, वो D9 है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि D9 को किस हिसाब से देखा जाए। आजकल के टाइम के अंदर बहुत सारी मैरिज इश्यूज हो रही है। उसका मेन कारण क्या है? आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो मेन कारण है बहस, गुस्सा, चाहते, वांट्स। तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, गिल्ट फील, कहीं ना कहीं अदर ईगो इश्यूज हैं। जैसे कि किसी की D9 में लग्न में शनि अगर बैठ जाता है तो शनि का, आपको मैंने सैटर्न के वीडियो में बताया था कि शनि सुखाने लग जाता है हर चीज को। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो आर्ग्यूमेंट्स करता है। शनि एक ऐसा प्लेनेट जो तर्क करता है। और वहीं शनि और बुध मिल जाए D9 के लग्न में या सप्तम में, क्योंकि सप्तम से वो लगन को देखेगा, तो मैरिज लाइफ में जो जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, तर्क वितर्क कुतर्क, वकील की तरह आदमी चुप ही नहीं होता है, वो पूरा दिन इसी में लगा रहता है। इसके कारण शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। चार्ट इसलिए बनाए गए हैं D60 तक कि हर चार्ट एक चीज बताता है, इसीलिए D60 तक चार्ट बने हैं। आपका D3 आपके करेज के बारे में, D7 आपके बच्चे के बारे में बता देता है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो मैरिज की कर रहे हैं। तो D9 में आपको ये समझना पड़ेगा कि लग्न के अंदर कौन सा प्लेनेट है। लग्न में अगर बेनिफिक प्लेनेट है लाइक वीनस और मून, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ जुपिटर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। रीजन क्या है? जुपिटर को शादीवादी के माहौल में नहीं पढ़ना होता, मगर D9 में अगर शुक्र को बृहस्पति अगर देख लेता है तो कहीं ना कहीं शादी में सारी प्रॉब्लम्स हटने लग जाती है। अभी D9 के अंदर सूर्य अगर पहले घर में आ जाए तो अगेन ईगो इश्यूज। सूर्य राजा है, वो किसी की सुनता नहीं है, बोलता मेरी सुनो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सूर्य का, जब D9 के लगन में आ जाता है। D9 के लगन में अगर आपके मकर राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि आ जाए, वो किसी की नहीं सुनते हैं। चाहे वो राहु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे तुला हो उसके सामने, चाहे कुंभ राशि हो उसके सामने, चाहे वृषभ राशि हो उसके सामने, वो सुनते ही नहीं है। क्योंकि ये राशियां अपनी अब मकर राशि है, मगरमच्छ का शाइन है, ठीक है। जेमिनी वर्गो वाले लड़ाई का शाइन है। ये लड़ाई कर मतलब वर्गो का मतलब छठा राशि। छठा राशि रोग रीढ़ रपू, काल पुरुष की कुंडली में आप छठा घर क्या चीज का होता है? जेमिनी राशि आप देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज जो शादी में नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए। फिर आती है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि है जो कहते हैं कि रिवेंज लेने की, बदला लेने की राशि है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब स्कॉर्पियो अगर लगन में आ जाता है तो आप देखेंगे कि आदमी कोई भी छोटी छोटी बातों को रिवेंज लेने पे आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। गिल्ट फील कराने की कोशिश करता है। बार बार में सामने वाले को ये जताता है कि तुम्हारे कारण मेरा लाइफ में प्रॉब्लम्स हुआ है। कई शादियां टिक जाती है, मगर उनके अंदर एक सेपरेशन जैसा सिचुएशन ही बना रहता है। वो एक ही घर में रहेंगे बच्चे के लिए, पर अलग अलग रूम में सो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे के लिए रह जाते हैं। मगर क्या है कि आपको ये सोचना है कि D9 कैसे देखा जाता है। मैं सभी को यह समझाना चाहता हूं कि लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डिविजनल चार्ट बनाए इसीलिए हैं, पराशर जी ने इतने डिविजनल चार्ट इसलिए बनाए हैं कि हर चार्ट यूनिक है। हर चार्ट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।
अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि D9 एक्चुअली है क्या, क्योंकि लग्न कुंडली का फ्रूटफुल रिजल्ट D9 ही देता है। जैसे आपके लग्न में कोई नीच का प्लेनेट हो, नवाश में जाके उच्च का हो जाए, तो आपकी आधी जिंदगी के बाद में वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ये क्लियर है? आधी जिंदगी इन द सेंस 30 ईयर्स, मैं 100 ईयर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। एक यंग जनरेशन के लिए मैं 30 ईयर्स टू 60 ईयर्स आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, उच्च के ही रिजल्ट देगा। वैसे ही आपकी लग्न कुंडली तो बता रही है आपकी शादी में प्रॉब्लम है, पर नवाश कुंडली बता रही नहीं है, तो इसकी मतलब आपकी शादी अच्छी चलेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके नवाश कुंडली के अंदर लग्न में कौन बैठा है। मंगल बैठा है, मंगल रिप्रेजेंट टू कमांडर, वो किसी की सुनेगा नहीं। यहाँ राहु अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, शुक्र अच्छा दे देता है, चंद्रमा अच्छा दे देता है, पर प्रॉब्लम है यहाँ के अंदर कोई मेलिफिक आ जाए, जैसे मंगल, शनि, केतु, बुध, इनकी मैरिज लाइफ नहीं चलती। और शादी होने के बाद या तो शादी होती ही नहीं है, 90% टू 95% चांस है कि शादी होती ही नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत बुरा कंडीशन होता है, वो सेपरेशन या डाइवोर्स होके रहता है। ये D9 का कंक्लूजन है। अब D9 में अगर बृहस्पति शुक्र को देख लेता है तो वो बचा लेता है शादी को। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है D9 में। अगर आपके D9 में 4th हाउस में राहु सैटर्न बैठे हैं तो ये क्लियर कर लीजिए आपकी शादी, बहुत प्रॉब्लम्स है आपकी शादी में, आपको सोल्यूशन उसी प्लैनेट्स के करने पड़ेंगे शादी के बाद। D9 में आपका मून का प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। मून अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, इसके कारण आपके इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग लेवल हमेशा बने रहेंगे। कभी भी किसी की कुंडली मैच की जाती है तो बोकुट, ये बहुत कुछ चीजें देखी जाती है, पर इंपॉर्टेंट वो नहीं है। पहले इंपॉर्टेंट ये है कि नवाश कुंडली मैच कर रही है या नहीं कर रही है, आपका बुध का पोजीशन सही है या नहीं है। कई क्लाइंट्स मेरे पे आते हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी में प्रॉब्लम्स है। मैं कई लोगों को तो क्लियर कर देता हूँ, भैया शादी मत करो, प्रॉब्लम्स आ जाएगा। रीजन क्या है? सैटर्न, मून एंड केतु। कहीं ना कहीं मंगल भी है, कहीं ना कहीं सूर्य भी है। फीमेल की कुंडली में मंगल ज्यादा प्रोमिनेंट काम करता है, उसकी लाइफ में शादी के बाद इश्यूज आने लग जाते हैं। और सूर्य सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। किसी कुंडली में अगेन बृहस्पति की कंडीशन खराब हो जाती है, शुक्र की कंडीशन खराब हो जाती है, शुक्र के साथ केतु बैठ जाता है, तो फिर उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, शादी हो ही नहीं पाती है। प्रॉब्लम्स की बाद की बात है, शादी होने में दिक्कतें आने लग जाती है, डिले होने लग जाता है। अब आपको यह समझना है कि शनि 10वां दृष्टि से अगर लगन को देख ले, मतलब 4th हाउस में बैठ के वो अगर 1st हाउस को देखता है, तो आप क्लियर कर लीजिए शादी में डिले होगा ही होगा, क्योंकि शनि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो जहां पे भी देखता है वो डिले करवाता है। तो 35 टू 38 की एज के आसपास या 40 एज के आसपास उनकी शादियां होती है। वहीं अगर शनि बुध के साथ बैठ गया और लगन के मालिक के साथ में या लगन के अंदर बैठ गया, तो अगेन बहसबाजी होगी, बिल्कुल शादी अच्छी नहीं चलेगी। तो रेमेडियल पार्ट ये है कि आपको अपनी कुंडली जब भी मैच करवानी हो तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूरी है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मैच मेकिंग कर लेते हैं, ऐसे मैच मेकिंग नहीं होती है। आपको प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, D9 का प्लेसमेंट सब देखना पड़ेगा। अब आते हैं मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, मांगलिक दोष लग्न कुंडली से देखा जाता है। मांगलिक दोष के कारण लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। उसका मेन रीजन मैं अभी बताता हूं, पहले आप समझिए पहला घर और 8वां घर मांगलिक दोष क्यों होता है। पहला घर इसलिए होता है कि पहला घर मंगल का होता है, मंगल वहां बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मंगल एक अग्नि वाला प्लेनेट है, ठीक है। तो पहले घर में जब भी मंगल आएगा वो डोमिनेट करेगा। 8वें घर में भी मंगल की राशि गिरती है, वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो राशि आपकी रिवेंज लेने वाली राशि है। छोटी छोटी बात को कैसे बदला लिया जाए, कैसे सुनाया जाए, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, ये मंगल करने लग जाता है। अब आप अपन आते हैं चौथे घर में, जहां पे चंद्रमा का घर है। मंगल जब भी कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर में देखा जाता है, तो ये माना जाता है वो नीच का हो गया, मतलब वो स्थान खो देता है, तो वहां पे इमोशनल ट्रबल आने लग जाते हैं। और मंगल का चौथा दृष्टि 7वें घर पे गिरता है, तो अगेन मैरिज की लाइफ पे प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग,
अब आते हैं अपने 12वें घर में जहाँ शुक्र उच्च का होता है। शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो शादी का कारक है, विवाह संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप, कपल्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। शुक्र जो 12वें घर में उच्च का माना जाता है, वहां भी मंगल जाके दिक्कतें खड़ी करता है, क्योंकि वहां पे भी मांगलिक दोष लगता है। अब लाइफ थ्रेटनिंग क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है? मंगल अगर कोई भी फीमेल का मांगलिक दोष है और फीमेल के मांगलिक दोष नहीं है, तो लाइफ थ्रेटनिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसका मेन रीजन है मंगल का एनर्जी सामने वाला झेल नहीं सकता। अगर सामने वाला मंगल का एनर्जी झेल नहीं पाएगा तो प्रॉब्लम्स आने लग जाती है लाइफ में। लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लाइफ पार्टनर के हेल्थ में इश्यू आने लग जाते हैं। अब मांगलिक दोष 3 तरीके से देखा जाता है। पहला लग्न कुंडली से जो सिंगल मांगलिक है, फिर चंद्र कुंडली से जो डबल मांगलिक है, फिर शुक्र की कुंडली से। शुक्र को पहले घर में रख के भी मांगलिक दोष जब देखा जाता है कि जब दोनों में क्लियर हो जाए कि मांगलिक दोष है, तो ट्रिपल मांगलिक बोला जाता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ट्रिपल मांगलिक से कोई शादी करेगा तो सामने वाला अगर मांगलिक नहीं है तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग होनी है, हेल्थ बिगड़नी है, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिससे उसकी जिंदगी जा सकती है। मांगलिक दोष को ठीक करने का एक ही उपाय है, सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। पर सबसे अच्छा उपाय यह है कि जो कपल है, दोनों मांगलिक दोष, दोनों मांगलिक हो। मांगलिक वैसे कोई दोष नहीं है, ये एक्चुअली एक एनर्जी है जो सामने वाला मांगलिक नहीं होता है तो झेल नहीं पाता है, तो रिलेशनशिप टूट भी जाते हैं। सबसे पहले मंगल को कंट्रोल करने के लिए शनि का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। किसी की शादी लेट होती है, कई केसेस में देखा गया मांगलिक होने के कारण बहुत डिले हो जाती है शादी में, तो उसको बचाने के लिए शनि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसके लिए आप नीलम पहन सकते हैं या शनि की रेमेडीज कर सकते हैं, तो मंगल दबने लग जाता है। मगर एक क्लियर है, बेटर ये है कि मांगलिक से शादी हो, सबसे बेटर है। अगर आपका लग्न कुंडली से मांगलिक है तो बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, क्योंकि आफ्टर 28 वो मांगलिक दोष खत्म होने लग जाता है। मगर आपका चंद्र से भी है, शुक्र से भी है, तो ये क्लियर कर लीजिए कि सामने वाला मांगलिक हो तो ही शादी करे, नहीं तो दोनों की एनर्जी मैच होगी नहीं, लाइफ में दिक्कतें आने लग जाएगी। शादी के मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिलान कर लेना चाहिए। आजकल और पहले की जो एस्ट्रोलॉजी थी उसमें बहुत फर्क आ चुका है। पहले इतने सेपरेशंस नहीं होते थे, क्योंकि घर के कुछ संस्कार भी होते थे, कुंडलियां भी ऐसी नहीं होती थी। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है, लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती जा रही है, उनकी कुंडलियां आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स कौन कर रहा है। तो क्लियर कर लीजिए, शनि, बुध, केतु ये शादी होने नहीं देते हैं। अगर हो भी जाए तो डाइवोर्स होगा, ये क्लियर कर लीजिए। अगर आपके चार्ट में आप खुद देख पाते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर है या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। नवांश कुंडली के लग्न में या सप्तम में या लग्न के मालिक में के साथ, लग्न के मालिक के साथ अगर ये बैठ जाएंगे तो शादी में रुकावटें पैदा करेंगे। अगर लग्न का मालिक, नवांश के लग्न का मालिक उच्च का हो तो बहुत अच्छी शादी चलेगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। पर कंडीशन यही है वहां बुध उच्च का नहीं हो, शनि होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिक्कतें आनी चालू हो जाती है। आज मेरा बैड मैरिज और गुड मैरिज के ऊपर टॉपिक था। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मैं वो सारी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।